स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ हम ग्रेड फर्स्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ऑडिट सब्जेक्ट हमने ले रखा है और अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट पे। कंपनी ऑडिट पे हमने एक वीडियो बना लिया था और आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें भी अपन 10 MCQ कवर करेंगे और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाएगा। थोड़ा हालांकि लेवल कम है, जूनियर अकाउंटेंट और ग्रेड फर्स्ट के लिए बिल्कुल ठीक लेवल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सिंपल लेवल है, बट ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेट्स टू कि कंपनीज एक्ट 2013 की जो धारा 129 है उसका संबंध किससे है। इंस्ट्रक्शन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द बैलेंस शीट। P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं धारा 129 में, या डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो दिया गया है। बी ऑप्शन ये कहता है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तीसरा कहता है ऑप्शन की सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, या चौथे में दिया गया है कि मीटिंग के अंदर रिपोर्ट का वाचन कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाएंगी उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो धारा 129 का संबंध है कंपनी के अंतिम खातों से कि कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनेगा, कंपनी का बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होगा, उसके हेडिंग और सब हेडिंग क्या होंगे, यानी धारा 129 का स्पष्ट संबंध है। वैसे कंपनी ऑडिट की जो धाराएं होती है, कंपनी ऑडिट की धाराएं मैं पिछले वीडियो में भी बोला 139 से शुरू होकर 148 तक जाती हैं, लेकिन इसने 139 नहीं पूछा, इसने 129 पूछ लिया। तो 129 में कंपनी के अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे उस बारे में बात की गई है, तो आप याद कर लीजिएगा, ए इसका आंसर है। ठीक है सर, चलिए। और हमेशा याद रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन को मुश्किल बनाता है तो अंकेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति ऐसे शब्द डाल देता है तो ये क्वेश्चन और टफ हो जाता, फिर एकदम से रिकॉल करना पड़ता। 129 था क्या 139 था। चलो, राइट या राइट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज और आर। जो वैधानिक अंकेशक होता है उसका क्या अधिकार होता है या होते हैं। क्लैरिफिकेशन लेने का, यानी वो स्पष्टीकरण ले सकता है, हाँ, अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती या कम समझ में आती है और वो स्पष्टीकरण चाहता है तो वो ले सकता है। मतलब क्या होता है, देखो, एक रहेगा ऑडिटर, यानी सरल शब्दों में CA साहब, एक CA साहब रहेंगे जो बाहर से आएगा, एक कंपनी रहेगी, कंपनी का मैनेजमेंट रहेगा, कंपनी के मैनेजमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स वाउचर प्रस्तुत करेंगे, वो अगर कोई बात उनसे पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। टू गेट रेम्यूनरेशन, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी आदमी फ्री में सेवा क्यों करेगा, तो CA साहब को अपना रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक लेने का हक है। टू कंडक्ट इंस्पेक्शन, बिल्कुल वो किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन, यानी किसी चीज़ का फिजिकल इंस्पेक्शन देखना चाहे, कैश देखना चाहें, स्टॉक देखना चाहें, फर्नीचर देखना चाहें, तो वो बिल्कुल उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ऑल द अबव, बिल्कुल सर, ये ऑल द अबव है। अब ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक यहाँ पे लिस्ट देखिए आप, वैसे इसके ये सारे अधिकार हैं। फर्स्ट क्या है, कहता है राइट टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स। थोड़ा फ़ोन छोटा हो गया क्योंकि मैं सारे कवर करना चाहता था। तो एक तो उसकी पुस्तकों और वाउचर तक पहुँच होती है, मतलब वो बिजनेस आवर्स में जाकर जो भी कंपनी की लेखा पुस्तकें हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको अपन प्रमाणित बोलते हैं, उन तक पहुंच सकता है। कहीं वो अकाउंट्स के रूम में घुस जाए तो कोई उसको ये नहीं कह सकता आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है। CA साहब की पहुंच वहाँ तक होती है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अगर उसको कोई जानकारी चाहिए कि सैलरी का सिस्टम क्या है, आपके कंप्यूटर का सिस्टम क्या है, कुछ भी, एनीथिंग, और अगर बता दें उसके बाद भी अगर वो क्लैरिफिकेशन चाहे तो वो भी वो ले सकता है। और क्लाइंट को ऐसा माहौल या मदद प्रोवाइड करनी होती है और वो ऑडिट करने बाहर से आया है, एवरीथिंग ही नीड्स, ये सपोर्ट किया जाता है मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा। राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ये इसका हक है कि वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करे। ठीक है, जैसे डॉक्टर का हक होता है कि वो डायग्नोसिस करने के बाद साइन करता है या प्रिस्क्राइब करने के बाद साइन करता है, उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट, खाली ऑडिट रिपोर्ट बन जाने से नहीं है, जब तक उस पर CA साहब के साइन नहीं होंगे तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उनका राइट करना, उनका साइन करना उनका हक है। राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 146 में इसका जिक्र किया गया है कि कंपनी अंकेशक को यह हक होगा कि उसे सभाओं की नोटिस मिले, और नोटिस मिले यानी उसकी जानकारी दी जाए, और जनरल मीटिंग में उपस्थित होना उसका अधिकार है। और ऐसे मामलों में वो बोल भी सकता है जो मामले अंकेषण या लेखा पुस्तकों से संबंधित हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। राइट टू विजिट ब्रांचेज, ठीक है, अगर ब्रांचेज हैं तो अगर मान लो कंपनी बड़ी है और उसकी जगह जगह ब्रांचेज हैं तो वो वहाँ जाके विजिट कर सकता है। हालांकि इसमें एक ICAI का नोटिफिकेशन आया हुआ है, बट एनीवेज अभी आप इसको याद कीजिए कि उसे शाखाओं के निरीक्षण का अधिकार है।
राइट टू गेट रेम्यूनरेशन, ये तो बात हो ही गई कि तनख्वाह के बदले वो रेम्यूनरेशन लेने का हकदार है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर क्लाइंट फीस ना दे तो वो क्लाइंट्स की बुक्स पे ग्रहणाधिकार स्थापित कर सकता है, मतलब क्लाइंट की बुक्स लौटाने से इनकार कर सकता है। यानी जैसे मान लो सीए साहब की फ़ीस है, मान लेते हैं 25,000 फीस है, बहुत कम फीस बताते हैं, बड़ी कंपनी है 25,000 फीस है और कंपनी फ़ीस नहीं देती, तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास कंपनी वाले छोड़ के गए हैं तो फिर वो तब तक उनको अपने पास रख सकता है जब तक आप मेरी फ़ीस नहीं दे देते। हालांकि इतनी कहें दिक्कत वाली बात कभी होती नहीं है, बट राइट ऑफ लाइन भी एक हद तक होता है। राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स, इसका हक है कि वो मेंबर्स को रिपोर्ट करे। कई मामलों में अगर कंपनी में फ्रॉड वगैरह चलता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करना होता है, ये उसका हक है। राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, देखिए कई मामलों में ऑडिटर को एडवाइस यानी सलाह की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए कई तरह के बिज़नेस होते हैं, हज़ार तरह के बिजनेसेस होते हैं, हर चीज़ में एक सीए को गोल्ड का भाव क्या चलता है, ऑटोमोबाइल क्या होता है, फर्नीचर किस तरह का होता है, सागवान लकड़ी कैसी होती है, इतना सब जानकारी होना ज़रूरी नहीं है उसको जानकारी हो, तो वो टेक्निकल एंड एक्सपर्ट एडवाइस सीख कर सकता है, मांग सकता है, बोल सकता है। राइट टू गिव सजेशन टू द बोर्ड, अगर उसे इंटरनल सिस्टम में कोई कमज़ोरी लगती है या बुक कीपिंग सिस्टम में कोई कमज़ोरी लगती है तो वो उसे सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करना नहीं करना तो बोर्ड के ऊपर होता है, लेकिन वो स्ट्रांगली सजेस्ट कर सकता है कि आप ऐसा कीजिए। इसके बाद है राइट टू करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो रखी है तो वो उसे सही कर देनी चाहिए, बता देना चाहिए बोर्ड को यहाँ मिस्टेक है, मैंने इसको सही किया है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, कभी कभी जैसे मान लो सीए साहब ने तो काम सारा सही किया, ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी या लापरवाही का इस तरह का कुछ भी इल्ज़ाम लग गया और केस चला, उसमें सीए साहब भी फंस गए। अगर ये साबित हो जाता है कि सीए साहब तो ऑनेस्ट थे, सीए साहब ने तो अपना काम ढंग से ईमानदारी से किया था, तो उनको जो भी मान लो लीगल फीस पे करनी पड़ी तो वो उसकी भरपाई कंपनी से करवा सकते हैं। तो ये राइट टू बी इंडेमनीफाइड यानी क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार होता है कि उनको खुद सही होते हुए भी कंपनी के किसी एक्ट की वजह से परेशान होना पड़ा, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े या कोई लिटिगेशन फीस पे करनी पड़ी, तो सीए साहब उसकी वसूली या भरपाई कंपनी से करवा सकते हैं। ये सारे राइट्स हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सॉरी। इसके बाद है एन ऑडिटिंग एक्टिविटी इज डैश डैश फॉर कंपनी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज, इट इज़ वॉलेंट्री फॉर कंपनी, इट इज़ केस बेस्ड एक्टिविटी फॉर कंपनी, नन ऑफ द अबव। कंपनीज़ के लिए अंकेक्षण क्या होता है, अनिवार्य होता है, चाहे आपका पब्लिक लिमिटेड हो यानी सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे ओपीसी हो, कैसी भी कंपनी हो, हर कंपनी को अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना ही पड़ता है। उसमें कोई इफ़ एंड बट चॉइस नहीं है, टर्नओवर की कोई बात नहीं है, कंपनी को मैंडेटरी अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। उसमें कहीं ना कहीं बात यही है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अधिकतर कंपनीज पब्लिक लिमिटेड होती हैं और उसमें जनता का पैसा लगा हुआ होता है और मैनेजमेंट के हाथों में होता है, तो पैसा सही हाथों में है, कंपनी सही से चल रही है नहीं चल रही है, तो नो दैट ऑडिट होनी ही चाहिए, ऑडिट होती भी है। इसके बाद इस नेक्स्ट इज कहता है एंड चार्टेड अकाउंटेंट नॉट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन ऑल्सो बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू, पार्टली फॉल्स। एक संधि लेखाकार, एक सनदी लेखाकार चार्टेड अकाउंटेंट जिसके पास अभ्यासरत प्रमाण पत्र नहीं है वह भी कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है, ये कथन। देखिए जनरली अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं कि कंपनी का ऑडिटर होने के लिए सीए होना चाहिए, यही बोलते हैं कि कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए आपको सीए होना चाहिए। पर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं खुद भी सीए रहा हूं, तो सीए बेसिकली दो तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सीए बन गया और उसके बाद मैं जॉब करने चला गया, तो उसमें क्या होगा, एक वर्ड होता है सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैं वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मांगूंगा भी नहीं और प्रैक्टिस करूंगा भी नहीं। प्रैक्टिस करने का मतलब सिंपल होता है ऑफिस खोलना, एक ऑफिस खोलना, ऑफिस खोल के लोगों को टैक्स एडवाइस करना, लोगों के ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना, एक ऑफिस खोल के काम करना। जैसे मान लो इसको और सरल शब्द बताऊँ, जैसे कि आप डॉक्टर बन गए तो क्या होगा, डॉक्टर बन गए या तो आप जॉब करने चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लो, या अपने क्लिनिक खोल लो। तो दो ऑप्शन हुए, जॉब खोलना और क्लिनिक खोलना। उसी तरह सीए के पास भी ऑप्शन होता है, या तो आप जॉब कर लीजिए या अपना ऑफिस खोल लीजिए। तो जो लोग ऑफिस खोलते हैं ना, वो सीओपी मांगते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और जो हमारा ICAI इंस्टीट्यूट है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करता है। सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो सीए, वही सीए जो सीओपी होल्डर है वही ऑडिट कर सकता है, ठीक है।
अगर मान लो कोई सीए जॉब में है, ठीक है, तो वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं। एक ऐसा बंदा, सरल शब्दों में, जिसका ऑफिस है, जो सीए है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जिसको बोलते हैं अभ्यास प्रमाण पत्र। कई लोगों ने बोलते हैं कि ना सीए बन गए फिर इसको अभ्यास क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सीए इंडस्ट्री में आए दिन रूल्स लॉज चेंज होते रहते हैं, जिनको अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते रहते हैं। तो सीए साहब को और वैसे डॉक्टर साहब को भी ताउम्र सीखना पड़ता है। मेडिकल प्रोफेशन में भी आए दिन नित्य नई बीमारियां, वैक्सीन्स आते रहते हैं। उसी तरह हमारी सीए इंडस्ट्री में या कहें लॉ इंडस्ट्री में भी नित्य नए कानून या उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो आप ऑल द टाइम, आप कभी भी मास्टर नहीं हो पाते, यू ऑल द टाइम आप प्रैक्टाइजिंग। तो इसीलिए इसको प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। और वही बंदा कंपनी की ऑडिट कर सकता है। जॉब वाला बंदा, या सरल शब्दों में जिसके पास सीओपी नहीं है, वो नहीं कर सकता कंपनी की ऑडिट। तो अब जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है कि एक बंदा सीए तो है पर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर वो ऑडिट, इसने लिखा है वो कंपनी का अंकेशक बन सकता है, मैं कह रहा हूँ नहीं बन सकता। तो इसकी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। मुझे पहले तो रूल क्या है वो पता होना चाहिए। रूल क्या है कि वो ऐसा आदमी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। इन्होंने कथन में क्या लिखा कि बन सकता है, तो ये तो असत्य हो गया। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एक बार फिर इन्होंने समझाया है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये धारा 141 में समझाए गए हैं। तो केवल एक सीए, वो चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म हो, ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब यूँ समझो, अगर मैं बताऊँ, कोई बंदा बीकॉम होल्डर है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। कोई बंदा एमकॉम होल्डर है, कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। किसी बंदे ने जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम लगाया, कोई सीनियर अकाउंटेंट एग्जाम लगाया, ठीक है। कोई व्यक्ति बोले मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ या मैंने सीएमए का एग्ज़ाम पास किया है, आप सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं मान लिया, लेकिन आप कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकते। इवन सीए में भी जो केवल प्रैक्टाइजिंग सीए हैं वही ऑडिटर हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद एक इंडिविजुअल जो है एकाकी व्यक्ति, वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सकता है। इसी तरह अगर कोई फर्म है, मान लीजिए एक्चुअली क्या होता है सीए की दुनिया में, आप चाहो तो सिंगल ऑफिस डालो, लेकिन वो एक थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि धीरे धीरे ग्राहक आते हैं। तो कुछ लोग मिलकर क्या पार्टनरशिप बना लेते हैं। तो मान लीजिए 3 सीए हैं, ये ए है, बी है और सी है। इन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म डाल दी, तीनों सीए हैं। तो ये जो तीनों सीए लोग हैं, ये लोग भी कंपनी ऑडिटर हो सकते हैं। फर्म की तरफ से कोई एक व्यक्ति साइन करेगा, पर फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। और आजकल अपने को पता है, आजकल तो क्या, इसको भी 10-12 साल हो गए, एलएलपी कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये फर्म का ही एडवांस्ड रूप है। तो एलएलपी में क्या होता है कि ऐसा एलएलपी सीए लोगों की भी हो सकती है या मल्टी डिसिप्लिनरी भी हो सकती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग हों। मान लो एक व्यक्ति सीए है, एक व्यक्ति मान लीजिए इंजीनियर है, एक व्यक्ति एमबीए है। इन तीनों ने मिलके एक एलएलपी फर्म डाली, तो ये एलएलपी फर्म इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होगी। वैसे इन जनरल इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो सकती, लेकिन एलएलपी को ये वरदान दिया गया है कि वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होते हुए भी कंपनी की ऑडिट कर सकती है। लेकिन एलएलपी में से वही व्यक्ति के नाम से साइन होंगे जो सीए होगा। मतलब एमबीए या इंजीनियर वाला व्यक्ति कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं करेगा। तो कहता है, अगर एक फर्म की बात करें जिसमें एलएलपी भी शामिल है, ओनली द पार्टनर हु आर सीए शैल बी ऑथोराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो एलएलपी की बात करो या पार्टनरशिप फर्म की बात करो, वो फर्म की तरफ से पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट पे साइन उसी के होंगे जो सीए होगा, और ऑडिट का काम भी वही करके आएगा। ऐसा नहीं है कि काम एमबीए करके आएगा, उसको क्या खाक पता लगेगा कि ऑडिट कैसे होती है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। A notice regarding the appointment of an auditor under the section 139 by the company shall be filed with the registrar within dash after the conclusion of the general meeting। कंपनी द्वारा अंकेशक की धारा 139 के तहत नियुक्ति के संबंध में साधारण सभा की समाप्ति के डैश के भीतर रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। अब आप ईमानदारी से देखो, इसका आपको आंसर लगाना आ रहा है क्या। बात क्या है कि धारा 139 के तहत अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होते हैं।
उसमें आपने सीए को अपॉइंट कर दिया कि आप फलानी कंपनी के यानी हमारी कंपनी के ऑडिटर आप हो, तो एक तो आप उस सीए को इन्फॉर्म करोगे कि आपको ऑडिटर चुना गया है हमारी कंपनी का, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑडिटर चुना गया है तो आप अगली एजीएम तक काम करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग तक काम करेंगे, और अगर आपको फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया गया है तो टिल द 6th एजीएम कंक्लूजन आप काम करेंगे। तो ये बात आप उसको इन्फॉर्म करोगे। साथ ही साथ ये बात आप कंपनी रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करोगे, और वहाँ पे आप एक नोटिस फाइल करोगे। वो 15 दिन के अंदर आपको फाइल करना है। 15 दिन के अंदर आपको बताना है वहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रार को कि हमने हमारा सीए इस सीज़न के लिए चुन लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से गलत क्या है वो पहचानिए। द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर मे बी फाइल्ड बाय द बोर्ड। अगर अंकेशक की आकस्मिक रिक्तता हुई है तो उसको संचालक मंडल द्वारा भरा जा सकता है, ये बात सही है। सर क्या है ये मामला? मान लीजिए कि कोई ऑडिटर है, उसे अपन ने अपॉइंट किया था, और बाद में मान लेते हैं खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई, या वो किसी वजह से दुर्घटना के शिकार हो गए, इनकॉम्पिटेंट हो गए, या जिस पार्टनरशिप फर्म को हमने काम दिया था वो पार्टनरशिप फर्म ब्रेक हो गई, डिसोल्यूशन हो गया, तो हमारे ऑडिटर की जो पोस्ट है वो खाली हो जाएगी। तो जो वैकेंसी क्रिएट हो गई अचानक से, तो उसे कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं, और उस कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। 30 डेज के भीतर उस सीए की जगह किसी और सीए को अपॉइंट किया जाएगा, काम तो होना ही है। इसके बाद है सेक्शन 141 गवर्न्स द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। आकस्मिक रिक्तता को कैसे भरा जाएगा, इसके लिए धारा 141 में नियम दिए गए हैं।
तो अब आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो, मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा अभी, पर एक बार के लिए याद करो। 139 किस बात की है? 139 है आपकी अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट की, कि अंकेशक की नियुक्ति कैसे होगी, पुनर्नियुक्ति कैसे होगी। 140 किस बारे में है? 140 है कि उसे कैसे हटाया जाएगा, या अगर वो त्यागपत्र देगा या कैजुअल वैकेंसी वाले रिमूवल के प्रावधान 140 में दिए हुए हैं। यानी तो इन्होंने लिखा है अंकेशक की, अच्छा 141 में क्या है? 141 में बताया गया है इस बारे में कि ऑडिटर के लाइक क्वालिफिकेशन क्या होंगे, डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगे। तो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से ही आंसर है। तो आकस्मिकता को जो भरना है वो धारा 140 से शासित होता है, ये सही लग रहा है। क्योंकि अच्छा इसमें अपने को असत्य कथन पहचानना है, तो ओके ध्यान देते हैं वापस। जो ए लिखा हुआ है वो ट्रू है, और आकस्मिक रिक्तता को भरना 140 से शासित होता है, ये भी ट्रू है। और सी ऑप्शन में लिखा है कि आकस्मिक रिक्तता से आशय है विधिमान्य रूप से नियुक्त अंकेशक द्वारा कार्य बंद कर देने के फलस्वरूप हुई रिक्तता से। ये बिल्कुल कैजुअल वैकेंसी का सही टेक्निकल परिभाषा है कि अगर अपन ने पहले किसी को लेजिटिमेट या लीगल तरीके से अपॉइंट किया था और उसके बाद उसने चूंकि पोस्ट वैकेंट कर दी तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये बात भी ट्रू है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहला ट्रू है, एक बार मैं जल्दी बोलता हूँ। कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड भर सकता है, ट्रू। हालांकि उसमें एक बात और है कि अगर उसने रिज़ाइन किया हो, अगर उसने त्यागपत्र दिया हो, तो उस रिक्ति के केस में जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और जनरल मीटिंग में अप्रूवल लिया जाता है। यानी उसके लिए बोला जाता है कि अगर रिक्ति त्यागपत्र के फलस्वरूप हुई हो तो उसे शेयर होल्डर द्वारा भरा जाता है। वैसे कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड द्वारा भरा जाता है, ये बात पहली वाली ट्रू है। उसके बाद जो सी में लिखा है कि कैजुअल वैकेंसी अचानक किसी के छोड़ देने से क्रिएट होती है, जो पहले सही था लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई, तो ये बात भी सही है, तो ये भी ट्रू है। और इसके लिए 140 गवर्न करता है, ये भी ट्रू है। तो बी मेरे ख्याल से आपका हो गया अनट्रू या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर बी ही है। क्योंकि यूं भी समझ लीजिए ना कि 141 का संबंध क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन से है, इसका संबंध कभी भी कैजुअल वैकेंसी से था ही नहीं। ठीक है, अब इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये आपको कस के याद करनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ऑलमोस्ट अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था कि ये 10 धाराएं आप याद कर लीजिए। आप तो क्या कीजिए, अगर मैं सही बताऊँ, मैं आपकी जगह होता तो एक तरफ जैसे लिखा है 139 से लेके मैं 148 तक की गिनती लिख देता और फिर भरता जाता। 139 का संबंध किससे है? अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट से। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर मैं पेन दूसरा ले लूँ तो जस्ट अ मिनट ट्राई कर लेते हैं। ओके, मिल जाएगा कलर। ओके, ये इंक कलर ये ले लेते हैं। ठीक है, तो 139 का संबंध है अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट से। 140 में क्या होता है? अंकेशक को हटाया जाना, उसका रिज़ाइन कर देना और स्पेशल नोटिस देना। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल है, लगाना 139, हटाना 140। ठीक है, फिर 141 में क्या है? 141 में है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, कौन सी ये हो सकता है और कौन कौन सी ये नहीं हो सकता। जनरली कौन कौन नहीं हो सकता उसकी लिस्ट लंबी और याद करने जैसी है। उसके बाद है 142 में रेम्यूनरेशन। भाई आपने उसको अगर उसका पारिश्रमिक कौन तय करेगा, कौन उसे देगा, उसके बारे में आपका 142 सेक्शन है। 143 है आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि एक सीए को क्या क्या पावर या राइट्स होंगे, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होंगी और कौन कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या एसेज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स वो फॉलो करेगा। और उसके बाद 144 का संबंध है कौन कौन सी सर्विसेज सीए नहीं दे सकता। यानी अगर सीए कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, वो अकाउंट्स बनाने वाला अकाउंट या बुक कीपर नहीं हो सकता, वो इंश्योरेंस एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला नहीं हो सकता। तो ये सारी कुछ पाबंदियाँ लगाई गई है कि कुछ खास तरह की सर्विसेज हैं जो सीए नहीं दे सकता अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है तो। उसके बाद है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। उसका ये अधिकार भी समझ लो या उसका दायित्व समझ लो कि वो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा और जो नेसेसरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, ये उसका काम है। सेक्शन 145 में उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 146 में ये बताया गया है कि सीए का ये अधिकार है कि उसे जनरल मीटिंग का नोटिस मिले और मीटिंग में भाग लेने का उसका अधिकार है। और एट द सेम टाइम ये लैंग्वेज ये भी कहती है कि जब तक उसे एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए तो वो मीटिंग में भाग लेगा ही लेगा। तो एक तरह से जनरल मीटिंग में भाग लेना उसका अधिकार और दायित्व दोनों ही है, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही हैं। और अगर वो क्या बोलते हैं
इन नियमों का उल्लंघन करता है तो धारा 147 में बताया गया है कि कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की पेनल्टी और किन किन मामलों में जेल वगैरह भी हो सकती है। तो वो सारे बताए गए हैं सेक्शन 147 में। और सेक्शन 148 थोड़ा कट गया है, वो कॉस्ट ऑडिट के बारे में है कि कॉस्ट ऑडिट के नियम क्या होंगे, उसके बारे में सेक्शन 148 बताया गया है। बस को कस के याद कीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व। तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कंपनीज में प्रोविज़न बनाए जाते हैं, रिजर्व्स बनाए जाते हैं, क्योंकि आप कंपनी ऑडिट कर रहे हो तो इसका मतलब है क्या कर रहे हो, आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, एक तो होता है उनका स्टेटमेंट ऑफ P&L, एक होता है उनकी बैलेंस शीट, एक होता है CFS, और भी 2-3 चीज़ें होती है, चेंज इन इक्विटी वगैरह। तो अब बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो या रिजर्व्स के बारे में बात करें तो एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या होता है मैं थोड़ा बताऊं। प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन करते हैं ना तो ये तैयार होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और इसका जो नेचर है वो कैपिटल रिजर्व का नेचर है। इसके बाद आप पहले डी को देख लो। डी में तो नाम में ही कैपिटल रिजर्व है, तो वो तो कैपिटल रिजर्व है ही है। आपको ये तो उससे पहले मुझे ये बताना चाहिए था कि संचय 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आयगत संचय जो आपकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, और एक होते हैं आपके पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एंड CRR इज वन ऑफ दैट काइंड। आपको याद कर लेना है सिंपली कि CRR इज अ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो है ही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैपिटल रिजर्व है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व है कि सर हमें इतना याद थोड़ा ना होगा। देखो भाई, पास होना है, जॉब लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई बहाना नहीं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आजकल तो इतना आसान है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, आप सिंपल किसी से पूछो, नहीं पूछो तो गूगल बाबा है ही है, गूगल बाबा में डालो, वहाँ उसका सारा आ जाएगा। कोई चीज़ क्या होती है, सिंपली पुट ऑन इंटरनेट ना, फ़ायदा लो ना। इंटरनेट पर रील्स देखने के लिए या दूसरी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा ना है, और भी बहुत चीज़ें हैं, पढ़ाई करने के लिए भी है, दोनों चीज़ों में काम में लो। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसमें हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना चाहते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब रेवेन्यू रिजर्व के फिर टाइप होते हैं। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है उसके टाइप होते हैं, उसमें एक टाइप होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। लेकिन ये है तो आएगा संचय ना, ज़्यादा समझा दिया, एक बार रिवाइंड करके सुन लो सारा। इस क्वेश्चन में 4 रिजर्व दे रखे हैं, 4 में से 3 रिजर्व कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल हैं। जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो रेवेन्यू रिजर्व का एग्जाम्पल है, अभी के लिए बहुत है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कहता है कि द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज स्टेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट। वापस ये धाराओं वाले क्वेश्चन में तो पीछे ही नहीं छोड़ दो तुम्हारा। अगर सेक्शन 139, मैं तो हमेशा ऐसे याद करता हूँ, सेक्शन 139 किसके बारे में है, अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट के बारे में, तो ये तो कट गया। सेक्शन 140 किसके बारे में है, रिमूवल हटाने और कैजुअल वैकेंसी के बारे में है। 141 किसके बारे में है, 141 है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ये भी नहीं है, तो 143 बचा। 143 में जहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताए गए हैं, अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, तो अंकेशक को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अंकेशक को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, यही उसका कर्तव्य है, इसी बात का पैसा मिलता है। तो धारा 143 में बताया गया है कि अंकेशक किस किस प्रकार की रिपोर्ट दे सकता है और रिपोर्ट तैयार करना उसका दायित्व है, कर्तव्य है। ओके, उसकी बात करें द सर्टिफिकेशन बाय एन ऑडिटर बाय अ मीन्स ऑफ अ रिपोर्ट ड्यूली साइंड बाय हिम इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन। अब आपको ना मैं बताऊँ ये क्वेश्चन क्यों दिया है, आपको ये दोनों क्वेश्चन देख के लगेगा सर अभी तो पूछा। देखो इसमें भी क्या लिखा है, अंकेशक द्वारा रिपोर्ट। इस पीछे वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन में भी क्या था, अंकेशक रिपोर्ट। लेकिन अब गौर करना, इस 18वें क्वेश्चन में जो चला गया है उसमें तो था अंकेशक रिपोर्ट, और अब इसमें जो है उसमें है अंकेशन रिपोर्ट पे हस्ताक्षर और वेरीफाई करने का काम। तो ये थोड़ा सा उससे आगे की धारा है, फिर बता दो, कंफ्यूज मत होना। उसमें बताया गया है अंकेशक रिपोर्ट देगा, ये उसका दायित्व है, कर्तव्य है, ये तो बताया गया है 143 में। और 145 में बताया गया है कि उसे ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होगा और बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करना होगा, ये 145 में बताया गया है। तो बाय द वे इसमें 143 दिया नहीं था, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता अगर कोई बच्चा तैयारी नहीं करके गया है।
अभी तो 145 आंसर आएगा इसका, नो डाउट इसका 145 आंसर है। अब आप देखो आपका दिमाग चलता है क्या। 141 किस बारे में है? 141 है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, 142 है आपका रेम्यूनरेशन के बारे में, और 144 किसके बारे में है? 144 है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप नहीं दे सकते, ठीक है, उस बारे में है। और 145 ये है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करके देने होंगे सीए साहब को, ठीक है। तो नज़दीकी क्वेश्चन था, मैं पहली बार जब सेट कर रहा था मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, इनमें से कौन से अंकेशक के अधिकार हैं? एक दिमाग में भ्रम होता है कि हमेशा जब ऐसा ऑप्शन आता है ना तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो रेम्यूनरेशन प्राप्त करना अधिकार है, टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करना उसका अधिकार नहीं है। टू अटेंड द जनरल अधिकार। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लगता, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की जानकारी होती रहे। कॉमर्स में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। होप सो, मैं तो ट्राई करना चाहता हूँ। और ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है, और वहाँ पे कुछ पेड कंटेंट भी है जो बंदे बहुत सीरियस हैं उनके लिए, और बहुत ही नॉमिनल दामों पे अवेलेबल है। चलिए बाय।